नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में पाठ 3 धातु एवं अधातु से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने अपनी इसी पाठ से संबंधित 2 वीडियो इस चैनल पर डाल दी है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको पाठ 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 धातुएं दे रखी है, जिंक, सोडियम, मरकरी और तांबा। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, मरकरी जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी हमारी धातुएं होती है वह ठोस होती है, लेकिन द्रव अवस्था में केवल एक ही धातु पाई जाती है जिसका नाम है मरकरी। प्रश्न नंबर 2 में वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, जो हमारी नरम धातु होती है उसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो हमारी ऐसी 2 धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर है सोडियम, क्योंकि सोडियम एक नरम धातु होती है। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के अन्य सभी धातुएं जो होती है कठोर होती है। सोडियम और पोटेशियम जो है नरम धातु के अंदर आती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके प्राय कौन सी गैस उत्पन्न करती है। देखिए, ये प्रश्न हमने पाठ नंबर 2 में भी किया था और पाठ नंबर 3 जब शुरू किया था उसके अभ्यास के प्रश्नों में भी किया था। तो यहाँ पे है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। प्रश्न नंबर 4, धातु का वह गुण जिसमें उसे पीट पीट कर पतली चादर बनाई जाती है उसे कहते हैं। देखिए, धातु का वह गुण जिसमें उसे पीट पीट कर लंबी चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे हम अघातवर्धता कहते हैं। तो धातु का जो गुण है वो वह गुण जिसमें धातु को पीट पीट कर पतली एवं लंबी तार में परिवर्तित किया जाता है उसे हम अघातवर्धता कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में कि अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है। देखिए, सोडियम एक धातु है और मैंने आपको बताया था धातु में जब अम्ल मिलाया जाता है तो हमारा कौन सा धातु के साथ जब अम्ल मिलाएंगे तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। प्रश्न नंबर 6 में आयरन की वस्तुओं पर जिंक का आवरण चढ़ाना क्या कहलाता है। देखिए, आयरन मतलब लोहे की चीजों पर जब हम कोई लेयर चढ़ा देते हैं तो उसे यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, और गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं यसद लेपन। प्रश्न नंबर 7 में 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। देखिए, 1 ग्राम जो सोना होता है, सोना जो होता है अधिक तन्य धातु होता है, और तन्य के यदि बारे में बात की जाए तो धातु का वह गुण जिसमें धातु को एक लंबी तार के रूप में बनाया जा सकता है उसे हम तन्यता कहते हैं। और 1 ग्राम सोने के अंदर लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 8, वनस्पति तेलों से घी के निर्माण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए, वनस्पति तेलों में जब घी का निर्माण किया जाता है तो उस दौरान हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, और इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण या सिंपल सी भाषा में हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। इसके बाद
प्रश्न नंबर 9 में कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? विद्युत की सुचालक है। देखिए अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एग्जेप्शन केस में ग्रेफाइट जो है, जो ये ग्रेफाइट है वो धातु की यानी कि अधातु की जो ग्रेफाइट है वो अधातु है और वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। मरकरी का अयस्क बताइए। मरकरी को बनाने में हम सिनेबार का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निकाला जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में कांसे के संघटक बताने हैं। देखिए कांसा जो होता है, कांसे की यदि बात की जाए तो कांसे के अंदर दो धातु होती है, कॉपर और प्लस में टीन होती है। यदि हम पीतल की बात करें तो उसमें भी कॉपर, लेकिन उसमें क्या होता है, जिंक होता है। तो ये ध्यान रखना है, एक नंबर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखो ये आ भी गया प्रश्न नंबर 12, पीतल के संघटक कौन से, कॉपर और जिंक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो जिंक की बनाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहां पे देखिए NaCl विलयन और कॉपर धातु, NaCl प्लस में कॉपर धातु, यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड है प्लस में एल्यूमिनियम धातु, और यहां पे आयरन और सिल्वर धातु है, और यहां पे सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर है। तो यहां पे देखिए ये सभी धातुएं जो है, देखिए सोडियम और कॉपर, कॉपर और सोडियम, सोडियम जो है अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इसी तरह। यहां पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु कैसे, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में कॉपर, तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा और यहां पे सिल्वर बाहर निकलेगा। तो ये हम रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, यानी कि अपचयन कराने के लिए। ये तब किया जाता है जब हमें प्योर चांदी यानी कि सिल्वर प्राप्त करनी हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस अभिक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यौगिक जल में विलय है, तो ये तत्व कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम जब जल के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये 2, तो यहां पे 2Ca, यहां पे 2, तो यहां देखिए कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का निर्माण करेगा जो कि पानी में घुलनशील होता है, विलय होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, किस धातु के अलॉय, अलॉय का मीनिंग होता है मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। देखिए मरकरी जो होता है, जो मरकरी होता है उसके अंदर किसी अन्य धातु को जब मिलाया जाता है तो उस अलॉय को, उस मिश्र धातु को हम अमलगम के नाम से जानते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। प्रश्न नंबर 19 में कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है, तो मरकरी, अभी अभी हमने बताया था कि मरकरी धातु में किसी अन्य धातु का जब मिश्रण किया जाता है तो वो अमलगम कहलाती है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के जल के अणुओं की संख्या, देखिए कॉपर सल्फेट के अंदर 5 अणु जल के होते हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर, देखिए कॉपर सल्फेट के अंदर, जैसे हमने आपको बताया था कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ये हमने जिप्सम आपको बताया था। जिस तरह जिप्सम के अंदर 2 अणु जल के होते हैं, उसी तरह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर 5 अणु जल के होते हैं। इसके बाद यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की।
और कॉपर को खुला छोड़ने पर उस पे हरे रंग की परत जमा हो जाती है, तो वो किस कारण होती है? कॉपर कार्बोनेट की वजह से होती है। कॉपर कार्बोनेट की वजह से होती है। देखिए कॉपर जो होता है उस पे हरे रंग की परत आ जाती है, जो चांदी जो होती है उस पे काले रंग की परत आ जाती है, और जो आपका लोहा होता है उस पे भूरे कलर की परत आ जाती है, जिसको हम जंग लगना भी बोलते हैं। इसके बाद कौन सी अधातु चमकदार होती है, चमक युक्त होती है? देखिए सभी धातुएं जो होती है चमकदार होती है, लेकिन एक अधातु का नाम बताना है जो चमकदार होती है, वो होती है आपकी आयोडीन। कौन सी धातु जल के साथ क्रिया नहीं करती? देखिए मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। सोना कभी भी किसी भी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो डैश अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण के अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, जिस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। अब इस सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं खनिज। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर जो भी यौगिक पाया जाता है उसको हम खनिज कहते हैं। इसके बाद सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं, जो कि टाका लगाने में भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए HCl जो है वो आयनिक यौगिक नहीं है, बाकी सारी आयनिक यौगिक है। इसके बाद ये हमारा दे रखा है आयरन ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे देखिए एरो जो है इस तरह दे रखिए 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। तो ये कह रहा है कौन सी अभिक्रिया? ये थर्मिट अभिक्रिया है, इसके अंदर उष्मा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। किसी धातु के निष्कर्षण एवं शुद्ध करने में जितने प्रक्रम उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? धातु क्रम बोलते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम। इसके बाद निम्न में से कौन सी धातु संतृप्त अवस्था में पाई नहीं जाती? देखिए सोना भी, चांदी भी और प्लेटिनम भी, ये सभी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो आयरन है, लोहा है, वह मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता। संचारित तांबे का रंग कैसा हो जाता है? अभी अभी बताया था, हरा हो जाता है। चांदी का रंग सिल्वर यानी कि चांदी का रंग कैसा हो जाता है? काला। लोहे का रंग कैसा हो जाता है? भूरा। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3, यहां पे डॉट लगाएंगे, XH2O यानी कि जल के अणुओं की संख्या X पर डिपेंड करती है। पीतल एक मिश्र धातु है, बताया था मैंने अभी अभी। पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। कॉपर और टीन के मिश्रण को कांसा बोलते हैं, हम कांसा बोलते हैं। विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी होती है और कुचालक धातु सीसा होती है। थर्मिट अभिक्रिया में कौन सा अपचायक होता है? तो एल्यूमिनियम होता है। और निम्न में से कौन सी धातु तनु अम्लों के से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती? देखिए एल्यूमिनियम भी कर देती है, मैग्नीशियम भी और जिंक भी, लेकिन कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो उसको विस्थापित नहीं करता। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 में धात्विक ऑक्साइड हो सकती है। देखिए धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय भी होते हैं और उभयधर्मी दोनों ही हो सकते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यता कैसे होती है? अधातु अम्लीय होती हैं और धातु जो होती है वो हमारी क्षारकीय और उभयधर्मी दोनों हो सकती है। उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड होता है। धातु संचारण के लिए क्या आवश्यक है? क्रियाशील धातु होना। नमी की वजह से, वायु की वजह से कोई भी धातु जो है अधिक
देर तक सही नहीं रह पाती, यानी कि संचारित हो जाती हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु बोरोन एक उपधातु है। एक्वारिजिया किसका मिश्रण होता है? मैंने बताया था जब क्लास पढ़ाई थी, तो एक्वारिजिया में सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसके अनुपात को, यानी कि HCl का अनुपात 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होता है, उसको एक्वारिजिया बोल देते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड किसकी बनी होती है? अशुद्ध धातु की बनी होती है, अशुद्ध धातु की बनी होती है। और केरोसिन में किस धातु को रखा जाता है? सोडियम को भी, पोटेशियम को भी और लिथियम को भी, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आदि क्रियाशील धातु होने की वजह से यदि वह वायु या जल के संपर्क में आएगी तो वह आग पकड़ लेगी। इसलिए आग से बचाने के लिए हम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे इतने ही थे, 50% हमने आपको कराए। 1 बाय 1 आपको इनको अच्छी तरह से देखना है, समझना है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नहीं हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।